पति पत्नी के बीच अविश्वास, अनबन और असहयोग ये तलाक की भावना को जन्म देता है। पति पत्नी में से दोनों में से कोई भी एक व्यक्ति जहां दूसरे की भावनाओं की कदर नहीं करता, दूसरे पर विश्वास नहीं करता, दूसरे का सहयोग नहीं करता, उन वैवाहिक रिश्तों में दरार आ जाती है और उस परिवार को ताश के पत्तों की तरह बिखरने में कुछ भी वक्त नहीं लगता। जी हाँ दोस्तों, आप इस समाज में ऐसे न कितने उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। आप जिस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं आप, अगर आप उस सोसाइटी की तरफ बारीकी से आकलन करें तो आप पाएंगे कि आपको ऐसा कोई ना कोई उदाहरण देखने को मिल ही जाएगा जिसमें पति या पत्नी ने एक दूसरे पर अविश्वास किया, एक दूसरे का सहयोग किया और नतीजन उनको अलग अलग रहना पड़ा, उन्हें तलाक लेना पड़ा। और जब अनबन होती है तो मामला अदालत में चला ही जाता है और अदालत में जाने के बाद जब उनके बीच तलाक हो जाता है तो उन लोगों के न सिर्फ रिश्ते टूटते हैं बल्कि उनकी जिंदगियां भी बर्बाद हो जाती हैं और एक नई जिंदगी की शुरुआत करने में एक बहुत बड़ी परेशानी खड़ी होती है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आज हम आपको जो सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं उस कहानी में कुछ जरा हटके होता है। बहुत सारी समानताएं भी हैं लेकिन समानताओं के बावजूद उनमें कुछ असमानताएं भी हैं। दरअसल आज की जो सच्ची घटना है उसमें एक 22 वर्षीय लड़की जिसका नाम प्रतीक्षा था और प्रतीक्षा की शादी अरुण के साथ हुई थी। दोनों के बीच बहुत अच्छा रिश्ता था। 1 वर्ष के बाद अचानक से घर में गृह क्लेश होती है। ननद और भाभी के बीच, सास और बहू के बीच तमाम घरेलू कार्यों को लेकर उनमें सामंजस्य नहीं बैठ पाता और जब इन सास, बहू, ननद और भाभी के बीच जो अनबन बढ़ती जाती है और उस अनबन का नतीजा ये निकलता है कि मामला अदालत तक जाता है और अदालत जाने के बाद जब कोर्ट से उनको तलाक मिलता है तो तलाक के बाद जब दोनों की जिंदगी अलग होने वाली थी तभी एक दिन से अचानक से प्रतीक्षा की मुलाकात अरुण से एक जूस के सेंटर पर होती है और जब वो दोनों लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो दोनों लोग अपनी गिले शिकवे बुलाने के लिए, अपनी शिकायतें समाप्त करने के लिए एक दूसरे को गले मिलते हैं और फूट फूट कर रोते हैं। और उन दोनों लोगों ने उस दिन एक ऐसा फैसला लिया कि अगर दुनिया के सभी लोग इस एग्जाम्पल को समझें, इस एग्जाम्पल को बुनाने की कोशिश करें, इसी प्रकार के उदाहरणों को अपनाने की कोशिश करें तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि फिर पति पत्नी के बीच कभी भी किसी भी व्यक्ति के संबंधों में कोई दरार नहीं आएगी। जी हाँ दोस्तों, मैं अर्जुन सर अपने YouTube चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करें और इस कहानी से समाज के दूसरे लोग भी कुछ सबक लें, उन्हें भी कुछ सीखने का मौका मिले, समझने का मौका मिले। इसलिए इस कहानी को अपने दूसरे लोगों के पास, अपने चाहने वालों के पास, अपने रिलेटिव्स के पास, अपने यार मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं वह सच्ची कहानी है राज्य उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश राज्य में एक जिला पड़ता है फिरोजाबाद और फिरोजाबाद के जिले में ही एक ब्लॉक है मदनपुर। मदनपुर की रहने वाली एक 22 वर्षीय युवती, एक बहुत खूबसूरत महिला जिसका नाम प्रतीक्षा था। प्रतीक्षा की शादी लगभग 3 वर्ष पहले जिला फिरोजाबाद के ही नारकी ब्लॉक स्थित एक अरुण कुमार से हुई थी। अरुण भी एक बहुत नेक इंसान लड़का था। अरुण जी तोड़ मेहनत करता था और उस मेहनत के फलस्वरूप उसने अपने रहने के लिए खूबसूरत सा मकान बनाया था। अपनी उसी मेहनत के दम पर वह अपने घर में अपने माँ बाप, अपनी भाई और बहनों को सहारा देता था, बहनों को, भाइयों को पढ़ाने का काम करता था। लेकिन जब ये शादी होकर घर में आई तो प्रतीक्षा को 1 साल तक अपार खुशियां मिली। प्रतीक्षा से किसी ने शिकायत भी नहीं की। दरअसल प्रतीक्षा किसी को शिकायत नहीं देना चाहती थी, लेकिन जब समय का चक्र घूमा तो प्रतीक्षा एक बच्चे की मां बन जाती है। प्रतीक्षा ने एक बहुत खूबसूरत बच्ची को जन्म दिया था
और उस बच्ची के जन्म के बाद डॉक्टर ने प्रतीक्षा को ये एडवाइस किया था, ये सलाह दी थी कि आपने कम से कम 3 से 4 महीने पर बेड रेस्ट करना होगा, आपको आराम करना होगा, क्योंकि प्रतीक्षा ने जिस बच्ची को जन्म दिया था वो एक नॉर्मल डिलीवरी नहीं थी, बल्कि बाई ऑपरेशन बच्चे का जन्म किया गया था। इसीलिए प्रतीक्षा को यह सलाह दी गई थी कि आपने हर हाल में 3 से 4 महीने तक बेड पर रेस्ट करना होगा, आराम करना होगा। लेकिन जब प्रतीक्षा बेड पर आराम करती तो ये बात प्रतीक्षा की ननद और उसकी सास को नागवार गुजरती थी। उन लोगों को लगता था कि प्रतीक्षा घर में आई है, उसने न सिर्फ घर की साफ सफाई करनी चाहिए बल्कि बर्तनों को भी साफ करना चाहिए, उसने अपने सास ससुर ननद इन सभी लोगों के कपड़े भी धुलने चाहिए, और इन सब कार्यों को संभालते हुए बाकी घर की जितनी भी जिम्मेदारियां हैं, चाहे खाना परोसना हो या खाना परोसकर घर के लोगों को खिलाना हो, ये सब भी उसे बखूबी निभाना चाहिए। लेकिन परेशान होने के कारण प्रतीक्षा इन सब कार्यों में सहयोग भी नहीं कर पाती थी, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि बहुत बेहद गंभीर ऑपरेशन हुआ है, आपने हर हाल में रेस्ट करना होगा। अगर आपने ठीक प्रकार से रेस्ट नहीं किया तो ये ऑपरेशन अन्य किसी घातक बीमारी को जन्म दे सकता है, जिससे प्रतीक्षा का जीवन संकट में पड़ सकता है। और इसी वजह से प्रतीक्षा की ननद, उसकी सास उससे आए दिन झगड़ा करने लगी, बात बात पर उन लोगों को ताना देने लगी। प्रतीक्षा उन लोगों की बातें सुन सुनकर ऊब गई थी। प्रतीक्षा जानती थी कि उसका पति अरुण जिला फिरोजाबाद के जो कारखाने स्थित हैं उन कारखानों में काम करने जाता था। वो समझती थी कि उसका पति सुबह से शाम तक बहुत मेहनत करता है, दिन भर की थकान से वह चूर होकर शाम को खाना खाता है और सो जाता है। अगर शाम आने पर जब उसका पति शहर से वापस आएगा काम करके, तो वह पति को यदि अपनी समस्याएं सुनाएंगी तो कहीं ना कहीं उसको बड़ा कष्ट होगा। उसे शाम को सुकून की जरूरत है, और सुकून की बजाय यदि वह उसको दर्द दे, उसको परेशानी दे, तो ये उसके पति के लिए भी कहीं ना कहीं गलत हो सकता था। इसीलिए प्रतीक्षा हर बात को सहन करती थी। लेकिन दोस्तों, सहन करने की भी अपनी एक सीमा होती है, अपनी एक लिमिट होती है। उस सीमा जब वो टूट जाती है तो फिर लोगों को अपनी जुबान खोलनी ही पड़ती है, और ऐसा ही प्रतीक्षा ने किया। जब प्रतीक्षा की ननद और उसकी सास उसको ज्यादा ताना देने लगे तो प्रतीक्षा को मजबूरन यह कहना पड़ा कि वह उनकी सहायता नहीं कर सकती, क्योंकि वह परेशान है, उसे शौक नहीं। उसने 1 साल तक घर के किसी भी सदस्य को शिकायत का मौका नहीं दिया। लेकिन आज आप लोग बार बार छोटी छोटी बातों पर मेरे हर काम में आप कमियां ढूंढते हो, मिस्टेक्स निकालते हो। अगर फॉल्ट ढूंढोगे तो हर व्यक्ति का जीवन नरकी बन जाएगा। और उसने कहा कि फिलहाल मैं आप लोगों की कोई हेल्प नहीं कर सकती, लेकिन मैं स्वस्थ हो जाने पर वादा करती हूं कि आप लोगों की सहायता जरूर करूंगी। लेकिन मामला था कि थमने का नाम नहीं ले रहा था, और प्रतिदिन आए दिन घर में कलेश बढ़ती जा रही थी। एक दिन की बात है, जब अरुण काम करने के लिए घर से निकला तो घर पर जब प्रतीक्षा अकेली रह जाती है तो प्रतीक्षा की ननद और उसकी सास उसको छोटी छोटी बातों के लिए ताना मार रही थी। मजबूरन प्रतीक्षा ने कहा कि आप लोगों को ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है, मैंने हर प्रकार से आपकी मदद की है। तो उसकी सास ने कहा कि ये घर तुम्हारा नहीं, ये घर मेरा है, तुम्हें मेरी इच्छा के अनुसार रहना होगा, और यदि नहीं रहना चाहती हो तो अपना सामान पैक करो और यहां से तुम जा सकती हो। ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है, इस घर को तुम्हारे पिता ने नहीं बनवाया, तुम्हारे पिता ने इस घर को दहेज में नहीं दिया। जो तुम यहां अपना आदेश चलाने की कोशिश करती हो, अपनी मर्जी के मुताबिक जीना चाहती हो, इस घर में आपको मेरे अनुसार जीना पड़ेगा। जैसे ही बात पिता तक पहुंची, प्रतीक्षा इस बात को सहन न कर सकी और उसने अपना बैग पैक किया और अपनी बच्ची को गोद में लेकर वह अपने पिता के घर, अपने मायके चली गई। शाम को जब अरुण काम से घर वापस आया तो उसकी मां ने रो रो कर एक बहुत अजीब सी कहानी सुनाई। अरुण की मां ने उससे कहा कि आज बेटा तुम्हारी बहू ने हमें बहुत बुरा भला कहा है, हमें गालियां दी हैं, और वो अपनी बच्ची को लेकर अपने मायके भी चली गई है। समाज में हमारी मान आनी हुई है।
हम ऐसी बहू को घर में हरगिज नहीं रखेंगे, तुमने इस लड़की को तलाक देना होगा। हम तुम्हारी शादी एक बहुत खूबसूरत किसी दूसरी लड़की से करा देंगे, लेकिन इस लड़की से तो हमें हर हाल में निजात पानी होगी। बोला वाला अरुण, जिसने आज तक कभी माँ बाप के सामने अपनी जुबान नहीं खोली, उनकी किसी भी बात की अवज्ञा नहीं की, मजबूरन उसने भी माँ की हाँ में हाँ कर दी। और इसके बाद अगले ही दिन अरुण की माँ आवश्यक कागजात लेकर अदालत पहुंचती है, वहां वकील से मिलती है और वह प्रतीक्षा के खिलाफ तलाक का केस डाल देती है। दोस्तों, जब तलाक का केस डाल दिया गया तो कानूनी प्रक्रिया के अनुसार प्रतीक्षा के घर उसके सम्मन पहुंचते हैं, और जैसे ही सम्मन पहुंचते हैं, कोर्ट का बुलावा पहुंचता है, तो उस सम्मन को देखकर प्रतीक्षा एकदम हैरान रह जाती है कि मेरे पति अरुण ने मुझे एक बार भी नहीं पूछा कि शिकायत क्या है। जब भी मैं अरुण जी से कुछ कहती थी तो वह मेरी बात को अनसुना कर देते थे, हमेशा अपनी माँ की बात पर ध्यान देते थे। हालांकि उन्होंने कभी अपनी माँ का पक्ष भी नहीं लिया, लेकिन वह मेरी तरफ भी कभी नहीं बोले। और ये आज सम्मन आ गया, ये सब क्या कर दिया। लेकिन बेबस लाचार प्रतीक्षा आखिर कर भी क्या सकती थी, और उसने सोच लिया कि शायद अब उसका वैवाहिक जीवन बिखर चुका है, वह हमेशा हमेशा के लिए उसके अरुण से अलग होने वाली है, उसकी बच्ची के सर से हमेशा के लिए पिता का साया उठने वाला है। मजबूरन उसने भी एक वकील हायर किया और वह अदालत में केस लड़ने लगी। जैसा कि अदालत में सदैव से होता रहा है, तारीख पर तारीख पड़ती रहती है, लेकिन जजमेंट नहीं मिलता। लेकिन 7-8 महीने तक ये सब चलता रहता है, और 7-8 महीने बाद अदालत एक निष्कर्ष पर पहुंचती है, और उस निष्कर्ष के अनुसार प्रतीक्षा और अरुण दोनों को तलाक दे दिया जाता है। जो भी न्यायिक प्रक्रिया के कागजात थे, डॉक्यूमेंट्स थे, वो प्रतीक्षा और अरुण को थमा दिए गए थे। दोनों पक्षों के लोग बहुत खुश थे। दोनों लोगों को लग रहा था कि शायद समस्या का समाधान हो गया, अब ये दोनों लोग अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। लेकिन अरुण और प्रतीक्षा, इन दोनों लोगों के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। अरुण सोच रहा था, प्रतीक्षा ने आज तक मुझसे कभी गलत नहीं कहा, मुझसे एक अपशब्द तक नहीं बोला। और दूसरी तरफ प्रतीक्षा भी यही सोच रही थी कि मेरे पति ने आज तक मुझे एक बुरा लफ्ज नहीं बोला, मेरे ऊपर कभी कोई उंगली नहीं उठाई, और न जाने क्यों हम दोनों का जीवन बिखर गया, दोनों का जीवन बर्बाद हो गया। लेकिन हो भी क्या सकता था। दोनों पक्षों के लोग अपने अपने घर चले जाते हैं, और वो एक नई जिंदगी शुरुआत करने के बारे में विचार कर रहे होते हैं। लेकिन प्रतीक्षा और अरुण एक दूसरे को भूल नहीं पा रहे थे। उन्होंने एक दूसरे के साथ जो 1 वर्ष बिताया था, उनके वैवाहिक जीवन की वो एक एक बात को याद कर रहे थे, और हमेशा यही सोचते थे कि हम दोनों लोगों में कभी अनबन हुई ही नहीं, केवल ग्रह क्लेश की वजह से हमारा परिवार बिखर गया। दोस्तों, एक दिन की बात है, अरुण अपने किसी काम से फिरोजाबाद गया हुआ था, तो गर्मी का मौसम, उसे लगा कि वो बहुत व्याकुल है, परेशान है, थोड़ी सी अगर उसे ठंडक मिल जाए, शांति मिल जाए, इसके लिए उसने एक जूस के सेंटर पर जाने का निश्चय किया। सामने एक जूस का सेंटर लगा हुआ था, उस पर अरुण पहुंचता है और उसको कहता है कि भैया 1 गिलास हमें जूस पिलाइए आप ताजा। तो वह जूस सेंटर वाला कहता है कि भैया आगे अंदर दुकान में चेयर्स पड़ी हुई हैं, आप उन चेयर्स पे बैठ लो, मैं आपके लिए अभी ताजा जूस तैयार करता हूँ। जल्दी से ही जूस सेंटर वाले ने अपनी मशीन को चालू किया और गन्ने का ताजा रस निकालकर अरुण के हाथ में थमा दिया। अरुण धीरे धीरे रस को पिए जा रहा था, तभी उसी जूस सेंटर पर अचानक से वही प्रतीक्षा आ जाती है, और प्रतीक्षा भी उससे 1 गिलास जूस की डिमांड करती है। और जब जूस वाला उससे कहता है कि बहन, हम जूस हमारा तैयार है, लेकिन आप अंदर दुकान में बैठ के, और आप अंदर दुकान में बैठिए और मैं जस्ट आपके लिए जूस लेकर आता हूँ। और जैसे ही प्रतीक्षा उस दुकान में आगे बढ़ती है, उसकी नजर उसी दुकान में बैठे हुए अरुण पर पड़ जाती है। अरुण को देखकर वो असहज हो गई थी, दुखी सी हो गई थी। उसके चेहरे के भाव जो थे, वो कहीं ना कहीं उसकी भाव भंगिमा ऐसी थी कि उसके चेहरे को देखकर कोई भी पहचान सकता था, उसको आइडेंटिफाई कर सकता था कि कहीं ना कहीं प्रतीक्षा बहुत परेशान। लेकिन वह उसी चेयर पर बैठ जाती है। तभी जूस वाला 1 गिलास जूस लेकर जाता है और प्रतीक्षा को थमाता है
और जैसे ही वो जूस वाला वहां से निकलता अपनी दुकान अपने मशीन के पास आता है, तभी अचानक से प्रतीक्षा के हाथ में से वो जूस का गिलास छूट जाता है और उस जूस से अरुण के सभी कपड़े खराब हो जाते हैं। प्रतीक्षा ने जैसे ही देखा उसके हाथ से गिलास छूटने से उसके जो उसका हस्बैंड था, जो उसका तलाकशुदा पति था, उसके कपड़े खराब हो गए, तो वो जल्दी से अपने साड़ू के पल्ले से उसके कपड़ों को पोंछती है। वो उसको सॉरी बोलती जा रही थी और कह रही थी कि मुझसे गलती हो गई, मुझे भूल हो गई, प्लीज मुझे क्षमा कर दो। तब अरुण ने कहा कि आते जाते जाने अनजाने में लोगों से भूल हो ही जाती हैं, गलतियां हो ही जाती हैं, और ऐसी गलतियों को माफ कर देना चाहिए, नजरअंदाज कर देना चाहिए। तभी प्रतीक्षा ने अरुण से कहा कि अरुण जी, हमारी बात बहुत समय से नहीं हुई, अदालत में केस भी चला, हमारा डिवोर्स भी हो गया, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, मैंने आखिर आपके जीवन में ऐसा कौन सा तूफान खड़ा कर दिया, मेरी जुबान से हुआ कौन सा गलत लफ्ज निकल गया जिसकी वजह से आपने मुझे हमेशा हमेशा के लिए जुदा कर दिया। मैंने तो हमेशा आपकी सेवा की, आपको कभी बेजुबान नहीं बोला, और उसके बाद भी आपने मुझे अपने से दूर कर दिया। तब अरुण ने कहा, दरअसल हम लोगों के बीच तो कभी कुछ गलत हुआ ही नहीं, लेकिन पारिवारिक क्लेश के कारण, पारिवारिक झगड़ों के कारण, आपसी मतभेद के कारण मैं अपनी मां के खिलाफ नहीं बोल पाया और हम दोनों लोग एक दूसरे से अलग हो गए। तब प्रतीक्षा ने अरुण से कहा, क्या हम दोनों लोग एक बार फिर से एक दूसरे के जीवन साथी नहीं बन सकते क्या? अगर तुम मेरा हाथ थामने को तैयार हो तो अरुण जी, मैं आपसे वादा करती हूँ, कभी धोखा नहीं दूंगी, जिंदगी भर तुम्हारी गुलामी करूंगी, तुम जैसा कहोगे मैं वैसे चलूंगी। और जैसे ही ये स्टेटमेंट प्रतीक्षा की जुबान से अरुण ने सुना, उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह प्रतीक्षा के गले लगकर पागलों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। प्रतीक्षा और अरुण एक दूसरे से लिपटे हुए बुरी तरीके से रो रहे थे, रो ही जा रहे थे। जैसे तैसे उन दोनों लोगों ने अपने आप को संभाला, अपने आंसुओं को पोंछा, और उसके बाद अरुण ने प्रतीक्षा से प्रॉमिस किया कि प्रतीक्षा जी, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, हम फिर अपनी दुनिया बसाएंगे, हम अपने अतीत को भूल जाएंगे, जो भी हमारे गिले शिकवे हैं उनको हम दूर करेंगे, लेकिन अब हम अपने जीने का तरीका बदलेंगे। हम अपने गांव में रहने की बजाय फिरोजाबाद शहर में रहने की व्यवस्था करेंगे। और जब दोनों लोग एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं और इसके बाद वो अपने अपने रास्ते चले जाते हैं, अगले ही दिन अरुण फिरोजाबाद शहर जाता है और फिरोजाबाद के एक अच्छे से मोहल्ले में किराए का कमरा लेता है और पूरी गृहस्थी का सामान उस कमरे में एडजस्ट करता है। घर से जो भी शादी के विवाह का जो सामान था उसको घर में लाके एडजस्ट करता है और घर जाकर अपनी माँ से कहता है कि माँ, मैंने प्रतीक्षा के साथ एक बार फिर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने का फैसला किया है, आप मुझसे मना मत करना। प्रतीक्षा कहीं ना कहीं ठीक है, प्रतीक्षा ने आज तक मुझे कभी गलत नहीं कहा, मैं आपकी भी सेवा करूंगा, लेकिन मैं प्रतीक्षा को यहाँ घर पर रखने की बजाय उसको शहर में रखूंगा। मैं शहर रहा करूंगा, लेकिन हर संडे को मैं गांव आया करूंगा, मैं आपकी भी सेवा करूंगा। मैं अपनी पत्नी और अपनी बच्ची के साथ जीना चाहता हूँ, अपनी बच्ची को मैं बेसहारा नहीं छोड़ना चाहता। कहीं ना कहीं जब माँ ने अपने बच्चे के विचारों को सुना, उसकी भावना को जाना, तो उन्होंने कहा, ठीक है बेटा, तुम जैसे जीना चाहते हो जियो, मैं तुम्हारे जीवन में कांटा नहीं बनना चाहती, जीवन का रोरा नहीं बनना चाहती, ब्रेकर नहीं बनना चाहती, कोई रुकावट नहीं बनना चाहती। और इस प्रकार माँ ने भी जब संतुष्टि की, माँ ने जब हामी भर दी, तो अरुण भी कहीं ना कहीं बहुत खुश हो गया था। अरुण अपनी ससुराल पहुंचता है और ससुराल जाकर वह प्रतीक्षा को अपने साथ ले आता है और फिरोजाबाद में रहने लगता है। दोस्तों, प्रतीक्षा और अरुण दोनों लोगों ने मिलकर अपनी बेटी का एडमिशन फिरोजाबाद शहर के बेहतरीन स्कूल में करवाया, ताकि उनकी बच्ची पढ़ सके, पढ़ लिख कर कुछ अच्छा बन सके और इस देश की सेवा कर सके। और वहीं दूसरी तरफ अरुण हर संडे अपने घर जाता, घर की जो भी तकलीफें होती, घर का जो भी जरूरत का सामान होता, वो ले जाता। और इस प्रकार अरुण ने अपनी सूझबूझ से न सिर्फ अपना घर बचाया, बल्कि अपने माँ बाप का जो दिल दुखी था उसको भी दुखी होने से बचा लिया। दोस्तों, अगर पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं की कदर न करें, एक दूसरे पर विश्वास न जताएं,
तो उनके वैवाहिक जीवन को ताश के पत्तों की तरह बिखरने में जरा भी समय नहीं लगता। दोस्तों, अगर आप एक वैवाहिक जीवन जी रहे हैं तो मैं आपका साथी होने के नाते, आपका मित्र होने के नाते आपको ये सलाह देता हूं कि मेरे दोस्तों, अपने जीवन साथी की भावनाओं को समझें, उसकी कदर करें, उसको इग्नोर न करें। और यदि आपने ऐसा नहीं किया तो मेरे दोस्तों, हमारे एक वैवाहिक जीवन में जिसे हम शांतिपूर्वक, प्रेम पूर्वक जीना चाहते हैं, उसको उजड़ने में, उसको बर्बाद होने में समय नहीं लगेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची कहानी। हमें पूरा विश्वास है आपको ये कहानी जरूर अच्छी लगी होगी। कहानी कैसी लगी इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में जाकर हमें कमेंट जरूर करिएगा। और इसी प्रकार की सच्ची सच्ची सुंदर सुंदर कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तो दोस्तों, आज की सच्ची कहानी में इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई सच्ची कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।